Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released web series called Secret Invasion. Marvel अपनी तरफ से एक और नई वेब सीरीज को ले आया है और जैसे कि पहले की तरह से इसके वीक में एक बार एक एपिसोड आया करते थे, सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही होने वाला है। तो आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एडवर्ड रोज को देख पाते हैं जो कि एक CIA एजेंट होता है और वो इन बातों का जिक्र कर रहा था कि ब्लिप के बाद में आजकल किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, ये एक मुद्दे का विषय बन चुका है। बीते सालों में कई बार बड़े बड़े देशों पर हमले हुए हैं और उन्हीं में से एक हमला जल्द ही होने वाला है और इसकी खबर प्रेस्कॉट नाम के एक और CIA एजेंट को होती है, इसलिए रोज उसके पास मुलाकात करने के लिए पहुंचा होता है। यहाँ प्रेस्कॉट उसे बताता है कि पहले एक शहर ने दूसरे शहर पर हमला किया, फिर उसी दूसरे ने तीसरे पर हमला किया और फिर ये चेन आगे से आगे चलती ही रही। इनके पीछे किसी बड़ी अलकायदा या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी का हाथ नहीं, सिर्फ एक इंसान है और वो है स्क्रल्स, जो कि इंसानों की तरह रूप बदल सकते हैं, सेम उन्हीं की तरह दिखते हैं, उनकी तरह बातें करते हैं और इसी के साथ साथ उनकी यादें भी कॉपी कर लेते हैं। उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल है और अब उनका सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है US, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। जिस पर रोज कहता है कि ये काम सिर्फ निक फ्यूरी ही कर सकते हैं, मगर स्क्रल्स तो अब उनके दोस्त बन चुके हैं। अगर ये खबर हमें उन तक पहुंचानी है तो इसके साथ कोई असली सबूत भी होना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस पर प्रेस्कॉट उसे एक मोबाइल डिवाइस देता है जिसमें 3D ग्राफिकिंग की मदद से ये बताया जाता है कि अब अगला खतरा US पर है और बड़े बड़े बॉम्ब विस्फोट होने वाले हैं। जैसे ही एडवर्ड रोज उस मोबाइल को लेकर के जाने लगता है, लेकिन उसके चलने के अंदाज से और देखने के अंदाज से प्रेस्कॉट समझ चुका था कि ये जरूर कोई ना कोई स्क्रल है और यहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आया है, इसलिए इन दोनों के बीच में ही गुत्थम गुत्थी हो जाती है। इसी दरमियान गोली चल जाती है और वहीं प्रेस्कॉट की डेथ हो जाती है। यहाँ से रोज अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। इसी बीच दूसरे को स्क्रल्स आकर उसे मारने लगते हैं। अब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि आज से कुछ टाइम पहले जब कैप्टन मार्वल मूवी आई थी तो उसके एंड में हमने देखा था कि निक फ्यूरी और इसी के साथ कैप्टन मार्वल ने स्क्रल्स की कुछ एक छोटी आबादी को धरती पर रहने की इजाजत दे दी थी, मगर उनमें से एक बागी स्क्रल जिसका नाम है गैरविक, वो नहीं चाहता कि इस धरती पर वो सभी अपनी पहचान छुपाकर एक गुलाम की तरह जिएं। अब उसका विजन है पूरी की पूरी धरती को ही इंसानों के साथ खत्म कर देने के बाद अपनी खुद की एक नई नस्ल को बसाना। यानी कि देखा जाए तो इंटरनली स्क्रल्स की लड़ाई स्क्रल्स से ही है और अब इंसान अच्छे वाले स्क्रल्स के साथ मिलकर बुरे वालों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। इस वक्त यहाँ मारिया हिल भी पहुंच जाती है और जैसे ही वो रोज को शूट करने वाली थी तभी एक बार वो अपने असली रूप में आता है, जो कि होता है टालोस, यानी कि स्क्रल्स का हेड। और टालोस बताता है कि मैं बुरे वालों में से नहीं अच्छे वालों में से हूँ। हमें जल्द ही ये खबर निक फ्यूरी तक पहुंचानी होगी कि धरती खतरे में है। जिसके बाद इस शो का एक इंट्रो आता है और उसके बाद में निक फ्यूरी सेबर से धरती पर आ जाते हैं। US गवर्नमेंट ने उन्हें सेबर पर भेजा था ताकि वो सैटेलाइट और स्पेस पावर को और ज्यादा मजबूत कर सकें, लेकिन मारिया हिल के भेजे गए संदेश की वजह से उसे वापस से धरती पर आना पड़ता है। या निक की मुलाकात टालोस से होती है, दोनों ही आपस में गले मिलते हैं क्योंकि पुराने दोस्त थे। जिसके बाद में टालोस निक फ्यूरी को वही मोबाइल और ग्राफिकिंग दिखाता है जिसके अंदर ग्राविक नाम का शख्स दुनिया पर खतरा बनकर मंडरा रहा था, इस बात की पूरी जानकारी दी जाती है। इन सभी चीजों को देखकर निक समझ चुके थे कि ये लड़ाई सिर्फ उन्हें ही लड़नी पड़ेगी। एवेंजर्स इस वक्त इस लड़ाई में काम नहीं आने वाले और इसका मेन रीजन है तबाही, और स्क्रल्स बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, इसलिए एवेंजर्स उन्हें पकड़ नहीं सकते। और निक फ्यूरी जो कि ऑलरेडी कई सालों तक स्क्रल्स के बीच में ही रहा है, तो उन्हें पहचानना उसके लिए एक आसान बात थी और यही रीजन था कि इस बार इस पूरी सीरीज में हमें कोई भी दूसरा बड़ा सुपर हीरो देखने को नहीं मिलेगा। वहां से निक टहलने के लिए बाहर निकल जाता है और रोड पर मौजूद दूसरे स्क्रल्स को देख पाता है। वहीं अगले दिन ये खबर पहुंच चुकी थी जेम्स रोडी के थ्रू US प्रेसिडेंट के पास में। रोडी उन्हें बताता है कि सेबर से निक फ्यूरी वापस धरती पर आ चुका है, जिसका मेन रीजन है स्क्रल्स के बढ़ते हमले। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द निक फ्यूरी से बात करनी होगी, कैसे भी करके उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर निक फ्यूरी टहलने निकले थे और तभी दो गुंडे आकर उन्हें पकड़कर सोनिया के पास ले आते हैं, जो कि एक्स CIA एजेंट हुआ करती थी। इन दोनों की हुई बातचीत से हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि कुछ ही वक्त पहले कजाकिस्तान में से स्क्रल्स ने कुछ बड़े बम खरीदे हैं और उनका इस्तेमाल वो US पर करने वाले हैं। हालांकि सोनिया इस बात से इनकार कर देती है, स्क्रल्स के थ्रू होने वाले हमलों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन निक फ्यूरी जानते थे कि सोनिया कहीं ना कहीं कोई बात छिपा रही है और इसी बात को पकड़ने के लिए वो उसी के घर में मौजूद एक एंशिएंट आउल यानी कि उल्लू की आंख पर एक कॉन्टैक्ट लेंस जैसा दिखने वाला कैमरा फिट करके निकल जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम एक रेडियो एक्टिव प्लेस को देख पाते हैं जिसका लोकेशन किसी भी मैप या फिर किसी भी सैटेलाइट के पास नहीं है। यहाँ पर एक शख्स चलता हुआ आता
है और अपनी आजादी की गुहार लगाता है। तभी गिया वहां से चलती भी आती है। गिया इस पूरी सीरीज की एक मेन कैरेक्टर है और वो उससे यहाँ पर आने का मकसद पूछती है, जिस पर वो शख्स बताता है कि मुझे इंसानों के बीच छिपकर नहीं रहना, मुझे अपनी आजादी चाहिए। इसके बाद हम उस प्लेस को देख पाते हैं जहाँ पर सभी बागी स्क्रल्स रह रहे होते हैं। हालांकि कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि मासूम थे, जिनका इस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन गार्विक जो कि इस पूरी टीम को चला रहा था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। इसी के साथ हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि स्क्रल्स जो कि रशिया में इस वक्त मौजूद है, वो यूएस के कुछ लोगों को पकड़कर लाकर उनकी मेमोरी को वॉश करवा देते हैं और हमेशा के लिए एक प्लेस पर सुला देते हैं और उन्हीं का रूप बनाकर स्क्रल्स आम दुनिया में घूमते रहते हैं। और अब उनका मकसद है इंसानी जाति को खत्म करके इस दुनिया को पूरी तरीके से एक्वायर कर लेना। ग्राविक का साथी उसके पास आकर बताता है कि निक फ्यूरी को पता चल चुका है कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले, मगर उसमें पहले जैसा दम नहीं रहा। वो बूढ़ा हो चुका है, एक टांग से लंगड़ा कर चल रहा है और ऊपर से उसकी देखने की नजर भी कमजोर हो चुकी है। हमें जितना जल्दी हो सके अपने काम को अंजाम देना ही होगा। जिसके बाद में ग्राविक अपनी खास असिस्टेंट जिसका नाम घिया है, उसे एक काम के लिए भेजता है, कुछ पैसे देता है और बोलता है इसके बदले तुम्हें 2 बॉम्ब्स खरीद कर लेकर आने हैं। अब जैसे ही घिया उन बॉम्ब्स को लेने के लिए एक रशियन पेंटर के पास पहुंचती है, जिसके पास में सीक्रेटली 2 बॉम्ब्स पड़े थे, तो उन्हें ट्रैक करते करते निक फ्यूरी और उसकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसमें मारिया हिल और टैलोस भी शामिल था। हालांकि जब तक ये लोग वहां पहुंचते, घिया वहां से दोनों बॉम्ब्स लेकर जा चुकी थी, लेकिन बाहर खड़ी मारिया की नजर उस पर पड़ जाती है। अब यहाँ से कहानी पैरेलल चलती जाती है। एक तरफ जहाँ मारिया घिया का पीछा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर टालोस और उस रशियन पेंटर के बीच में फाइट होती है। हम देख पाते हैं कि इन स्क्रल्स में कितनी ताकत होती है। लोहे की मार को भी ये सह जाते हैं और लकड़ी में अगर भिड़ भी जाएं तो भी वो लकड़ी ही टूटती है, इनके हाथ पैर का कुछ नहीं बिगड़ता। 1-to-1 कॉम्बैट फाइट थी, देखने में अच्छी थी, मगर इस सीरीज से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई। खैर, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वेल, अब घिया का पीछा करते करते टालोस भी वहां तक पहुंच चुका था और हमें पता चलता है कि वो उसी की ही बेटी है। घिया का अपने पिता टालोस से कहना था कि आपको हमारे साथ लड़ना चाहिए, इंसानों के खिलाफ होना चाहिए, जबकि टालोस का कहना है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं है और वैसे भी तुम जिसके साथ लड़ रही हो वही तुम्हारी मॉम का कातिल है। घिया की मॉम का नाम था सॉवरेन और ग्राविक की वजह से ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। हालांकि ये बातें घिया को इम्पैक्ट तो करती है, मगर इस वक्त वो कोई भी डिसीजन नहीं लेती और वहां से निकल जाती है। अब बड़ी मारपीट के बाद में निक फ्यूरी अपना गम भुलाने के लिए एक बार में पहुंचता है और वहां पर अपनी फेवरेट ड्रिंक बर्बन विथ बियर पीने के लिए बैठ जाता है। इसी बीच वहां पर एक शख्स भी था जिसका नाम था कॉमरेड, जिसे निक फ्यूरी एक वॉडका ऑफर करवाता है। मारिया कहती है कि इस तरीके से फ्री में दारू बांटने से क्या हो जाएगा, जिस पर निक फ्यूरी कहते हैं कि दोस्ती आगे इन्हीं चीजों से ही बढ़ती है, कभी आजमा कर देखना। इसी बीच निक फ्यूरी को अपनी पुरानी यादें भी आती है कि कैसे ब्लिप जब शुरुआत हुई थी, यानी कि जब थानोस ने चुटकी बजाई थी तो हर कोई धूल में गायब हो गया था और 5 साल के बाद वापस आने पर जब उसने उस दुनिया को देखा तो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देख पाते हैं कि घिया जो कि अपने फादर के खिलाफ थी, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली कि गार्विक ही उसकी मॉम का कातिल है, तो उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बताना ही सही समझा कि अगले दिन गार्विक यूनिटी डे पर एक बड़े मेले में 3 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर चुका है। इसके लिए वो 3 स्क्रल्स को चुनने वाला है और उनमें से एक मैं भी हूँ। हमारे बैग में बॉम्ब्स रहेंगे और उन बैग की पहचान करवाने के लिए मैं उस पर इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी ताकि आप लोगों को बैग ठीक तरीके से दिख पाए। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यूनिटी डे पर एक बहुत बड़ा मेला होता है। उस पूरे बड़े से गार्डन के अंदर बहुत सारी पब्लिक मौजूद थी, लेकिन घिया की इन्फॉर्मेशन थी कि बैग्स पर इंफ्रारेड स्प्रे होगा तो अपने चश्मे से वो उन्हें देख पाते हैं। इसी बीच ये तीनों अलग अलग होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर चालाक स्क्रल्स उनका यह प्लान था किसी और दिशा में उन्हें भगवा कर बॉम्ब्स को कहीं और फिट करवा देना और तभी वहां पर गार्विक आकर तीनों के तीनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। इसमें काफी सारे लोगों की जान भी जाती है। मारिया हिल भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो रूप बदलकर निक फ्यूरी बनकर आ जाता है और उसे ही शूट कर देता है। जब तक असली निक फ्यूरी वहां पर पहुंचता तब तक मारिया हिल मारी जा चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसका सेकंड एपिसोड भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बारी है इसके सेकंड एपिसोड की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया जाता है 1995, यानी कि कैप्टन मार्वल का वक्त, जब निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने करीब मुट्ठी भर 20 स्क्रल्स की जान बचाकर उन्हें इस धरती पर रहने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 2 साल आगे 1997 ब्रिंगस्टन लंदन में। यहाँ हम टालोस की वाइफ सोरेन को देख पाते हैं और इसी के साथ उसकी बेटी घिया को भी देख पाते हैं। इस वक्त ये लोग इंसानों के साथ घुल मिल कर रहने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अभी तक इन्हें खुद के रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। और निक फ्यूरी इन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ कर
निकाल लूंगा, मगर तब तक आप लोगों को इंसानों की तरह बनकर उन्हीं के बीच घुल मिल कर रहना होगा। और यहाँ हम पहली बार ग्रेविक को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी जान बचाकर एक स्पेसशिप को अकेला चलाकर क्री राज्य से आया था। अब जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 नहीं देखी है तो उसे क्री राज्य समझ में नहीं आएगा। खैर, मार्वल के फैंस हो तो ऑलरेडी सारी चीजें देख ही रखी होगी, तो ज्यादा डीप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टालोस जो कि निक फ्यूरी को अपना दोस्त, भाई, यार सब कुछ मानता था, वो अपने लोगों को निक फ्यूरी पर विश्वास करने के लिए कहता है, लेकिन हम ग्रेविक की आंखों में एक बदले की आग देख पाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहां मॉस्को शहर में यूनिटी डे के वक्त पर ग्रेविक ने 3 बड़े बड़े बम विस्फोट किए थे और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मगर अच्छी बात ये थी कि उन 3 स्क्रल्स में से 2 स्क्रल्स पकड़े जाते हैं जिन्होंने बॉम्ब विस्फोट किए थे। CIA उन्हें पकड़ कर ले जाती है, लेकिन ग्रेविक और गिया वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद शो का इंट्रो आता है और हम देख पाते हैं कि टालोस ने अपना रूप बदलकर निक फ्यूरी को एक ट्रेन में मॉस्को से लंदन पहुंचाने का इंतजाम कर लिया था। अब यहाँ पर एक काफी छोटी सी लेकिन फनी कॉन्वर्सेशन होती है, जहां पर निक फ्यूरी टालोस को बताता है कि बचपन में मैं और मेरी मॉम ऐसे ही ट्रेन में सफर किया करते थे। उस वक्त हम ब्लैक्स का इन व्हाइट्स के अंदर ट्रेवल करना इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट हमें तो कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, तो मेरी मॉम एक शू बॉक्स के अंदर कुछ प्लम केक्स, चिकन और इसी के साथ कुछ कप केक्स दे देती थी। और फिर हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम था मुझे वो बताओ जो अभी तक नहीं बताया। उस वक्त निक फ्यूरी की एक दोस्त हुआ करती थी जो कि आपस में डॉक्टर खेला करते थे। तो उसकी मॉम ने जब निक से पूछा कि मुझे वो बताओ जो मुझे अभी तक नहीं पता, तो निक अपनी मॉम को जवाब देता है कुछ ही दिन पहले एक गंजी बिल्ली और एक लाल कुत्ता देखा। अब अगर आप होशियार हो तो समझ जाओगे कि ये डबल मीनिंग है। अब आते हैं इस कॉन्वर्सेशन के मेन पॉइंट पर, जहां निक फ्यूरी का टालोस से पूछना था कि मुझे वो बताओ जो मुझे अभी तक नहीं पता, जिस पर टालोस कहता है कि इस वक्त इस धरती पर करीब लाखों की तादाद में स्क्रल्स शामिल हैं और उनमें से आधे से ज्यादा ग्रेविक के साथ हाथ मिला चुके हैं, जो कि अब इंसानों को खत्म करके इस धरती पर अपनी नई नस्ल बसाना चाहते हैं। ये बात पहले निक फ्यूरी को नहीं पता थी कि स्क्रल्स की आबादी अब लाखों में पहुंच चुकी है। उसे तो अब तक ये लग रहा था कि कुछ मुट्ठी भर ही होंगे जिनका साथ देकर घुल मिलकर रहा जा सकता है। इन्हीं बातों के चलते दोनों में ही लड़ाई हो जाती है और निक फ्यूरी वहीं से उतर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लंदन में और हम यहाँ देख पाते हैं कि मारिया हिल को एक शहीद की तरह श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वक्त उनकी मॉम भी वहां पर मौजूद थी। वो आकर निक से पूछती है कि आखिर मारिया के साथ हुआ क्या। निक ये कहना चाहते थे कि वो इतना जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जोर डालने पर निक को बताना ही पड़ता है कि स्क्रल्स जो कि मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी जान बचाने के लिए मारिया ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है उसने जरूर अपनी जान किसी मकसद के चलते दी होगी, उसकी जान को जाया मत जाने देना निक। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। टीवी न्यूज पर दिखाया जाता है कि अमेरिका ने रशिया पर बम धमाके करवाए। वो एक बड़ी जंग चाहता है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का भी हाथ हो। तो जब तक सही सूत्रों से असली बातचीत का पता ना चले हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वहीं रात को गिया और इसी के साथ ग्रेविक पहुंच जाते हैं एक काउंसिल मीटिंग में। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों के प्रेसिडेंट और CM PM मौजूद थे और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सभी बड़े ओहदे के लोग स्क्रल्स ही थे। ग्रेविक अपनी स्क्रल भाषा में उन सभी को कहता है कि अगर तुम ऊंचे पद पर बैठे हो और अगर सर छुपाकर जीना नहीं चाहते तो मेरा साथ दो। इस बड़ी जंग में मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। मगर कुछ ऐसे स्क्रल्स भी थे जो कि ये जानते थे कि इंसान इतने बुरे नहीं, इसलिए उनमें से एक ग्रेविक के साथ हाथ नहीं मिलाती और सीधा जाकर टालोस को कॉल कर देती है। टालोस उसे कहता है कि बस मेरी और ग्रेविक की एक पर्सनल मीटिंग करवाओ, मुझे इससे 1-to-1 बात करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस रेडियो एक्टिव प्लेस पर जहां इस वक्त गिया और ग्रेविक पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद वहाँ के सभी लोग ग्रेविक को चीयर कर रहे थे क्योंकि इन धमाकों से इंसानों की जाने गई थी और ये सब देखकर वहाँ मौजूद स्क्रल्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अब लास्ट एपिसोड में व्यूअर्स ने ये बात तो पता कर ली थी कि गिया के मन में ग्रेविक के प्रति घृणा जाग चुकी है क्योंकि सोरेन उसकी मॉम का कातिल ग्रेविक ही था और वो अब अपने पिता का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसलिए वो ग्रेविक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। चुपके से ग्रेविक एक बायोकेमिकल लैब में जाता है। उसका पीछा करते करते जब गिया भी वहां पहुंचती है तो देख पाती है कि ये लोग हमारे यानी कि स्क्रल्स के DNA के साथ कुछ छेड़छाड़ करके एक बड़ा और भयंकर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है इस वक्त नहीं दिखाया जाता। और अब जैसा कि एक रात पहले काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर बड़े बड़े देशों दुनिया के सभी प्रेसिडेंट मौजूद थे जो कि जेम्स रोड पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम निक फ्यूरी को जानते हो और तुमने उसे हमसे छिपा कर रखा है। आखिर निक यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि हमने तो उसे स्पेस में सेबर के अंदर काम करने के लिए भेज दिया था, तो आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। जिस पर रोडी का कहना था हो सकता है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए आया हो और वैसे भी ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि मैं तुम्हारे बीच में बातचीत करके इनका खुलासा नहीं करना चाहता, तो बेहतर यही रहेगा कि इस काउंसिल मीटिंग को अभी यहीं पर रद्द कर दिया जाए। लेकिन फिर भी इतने सारे देशों दुनिया के बड़े लोग बैठे थे तो वो रोडी को कहते हैं कि तुम्हें कैसे
भी करके निक फ्यूरी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मंजूर करवाना होगा। हालांकि रोडी को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो अपना सूट पहनकर एक एक को धूल में उड़ा दे, क्योंकि निक उसका पुराना दोस्त था और वो उसके खिलाफ कभी जा नहीं सकता था, लेकिन अब मजबूरी में करे भी तो क्या। जिसके बाद वो उस मीटिंग को खत्म करके जैसे ही बाहर निकलता है, तभी निक फ्यूरी जो कि उस पर पहले से ही नजर बनाए रखा था, वो उसे कॉल करके बताता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इन दोनों की एक सेपरेट मीटिंग होती है जहां पर निक रोडी से कहता है कि मुश्किलों का वक्त शुरू हो चुका है, स्क्रल्स और इंसानों के बीच में जंग शुरू होने वाली है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस पर रोडी का कहना था कि देखो, तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे सबूत आ चुके हैं और अब तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जिस पर निक कहता है कि हम दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे और आज जिस पोजीशन पर तुम बैठे हो उसे मैंने ही दिलवाया है और आज तुम मुझे ही कह रहे हो कि मुझे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जिस पर रोडी कहता है कि देखो, ये बात पॉलिटिकल हो चुकी है, हम दोस्त पहले भी थे और आज भी हैं, मगर मुझे ये कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बात बद से बदतर हो सकती है। लेकिन निक उसे धमकी देकर के जाता है कि मैं निक फ्यूरी हूँ और मैं इंसान और स्क्रल्स के बीच एक बड़ी जंग नहीं होने दे सकता, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। मगर रास्ते में जाते वक्त हम निक की खराब हालत को देख पाते हैं, यानी कि लड़खड़ा कर चलना और ऊपर से बात बात में सर में दर्द होना। अब इनके रीजंस क्या हैं वो तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है सोनिया पर, जो कि इस वक्त पहुंची होती है एक बुचर शॉप में, और ये बुचर शॉप सीआईए का एक ऐसा अड्डा होता है जहां पर दुश्मनों से सच उगलवाया जाता है। अब जैसा कि मॉस्को में हुए धमाकों में 2 लोगों को पकड़ा गया था, तो उनमें से एक से ये पूछताछ करी जा रही थी कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हें बॉम्ब विस्फोट करने का आदेश किसने दिया, और इसी के साथ तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मगर उस स्क्रल को बहुत ज्यादा मारपीट करने के बाद में भी वो सच नहीं बता रहा था। तभी सोनिया कहती है कि अब तुम सब लोगों के बाहर जाने का वक्त आ चुका है और अब इससे मैं पूछताछ करूंगी। इसके बाद वो उसे एक हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इंजेक्शन लगाती है, जिससे कि उस स्क्रल का खून खौलने लगता है, और इसी के साथ वो उसकी एक उंगली भी काट देती है ताकि ये तो पुष्टि हो सके कि वो इंसान नहीं बल्कि एक स्क्रल ही है। और जैसे ही उस इंजेक्शन का असर होने लगता है, वो फटाफट से सच बताने लगता है और कहता है कि ग्राविक के पास में 2 इंसान हैं जिन्हें कि डॉक्टर कहा जाता है, और उनकी मदद से वो एक बायोकेमिकल वेपन बना रहा है। मीनवाइल रेडियो एक्टिव प्लेस पर हम गिया को भी देख पाते हैं, जो कि कंप्यूटर में उन सभी इंफॉर्मेशंस को देख लेती है जिन पर ग्राविक काम कर रहा था। अगेन सीन शिफ्ट होता है उस बहरूपिये पर। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, खून पूरा फेस तक आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो फटकर मरने ही वाला हो। इसी बीच हम देख पाते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए ग्राविक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच चुका था उसी बुचर शॉप में। और अब एज यूजुअल मार्वल की मूवी है तो थोड़ी छोटी मोटी फाइट तो होगी ही, क्योंकि बिना फाइट के हम मार्वल फैंस को मजा नहीं आता। अब हालांकि यहाँ पर खाली गन शॉट और कुछ मुक्के लात के साथ ही बातचीत होती है, मगर हाँ, अब सीक्रेट इन्विजन है, निक फ्यूरी ही खाली सुपर हीरो है, तो ऐसी ही फाइट देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर फाइट ज्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं थी। तो सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। ग्राविक कैसे भी करके अपने उस बहरूपिये दोस्त को बचा लेता है और वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगता है। तभी वो नोटिस कर पाता है कि इससे तो हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इंजेक्शन दिया हुआ है, तो वो समझ गया था कि जरूर इसने हमारी असलियत या फिर हमारी कुछ सच्चाइयां सीआईए तक पहुंचा दी है। वो उसे पूछता है कि तुमने आखिर उन्हें क्या बताया, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैंने तो उन्हें सिर्फ झूठ बताया, लेकिन ग्राविक जान गया था कि ये अब हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। इसलिए रास्ते में आगे जाते वक्त जंगल में एक जगह गाड़ी रोककर वो उसे गन से शूट करवा देता है, और फिर ये टीम अगेन अपनी रेडियो एक्टिव प्लेस पर पहुंच जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर निक फ्यूरी जी निकालते हैं अपनी डिफेंडर और उसे लेकर निकल पड़ते हैं अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर, जहां पर हम एक स्क्रल को खाना बनाते हुए देख पाते हैं। और जब निक फ्यूरी घर में आते हैं तो वो औरत अपना रूप इंसानी रूप में बदल देती है और कहती है कि तुम एक चीज भूल गए, अपनी रिंग पहनना। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निक फ्यूरी ने एक स्क्रल के साथ शादी कर ली थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसका 3rd एपिसोड भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज हम इसके सीजन 1 एंड 3rd एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में पुराना एक ब्रीफ दिया जाता है कि कैसे गार्विक ने यूनिटी डे पर यूएस के अंदर 3 बड़े धमाके कर दिए और ऊपर से मारिया हिल को जान से मार दिया, और अब सभी स्क्रल्स खिलाफ है इस धरती पर रहने वाले इंसानों के। और इसी के साथ ही 3rd एपिसोड शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में हम बेटो को देख पाते हैं। ये वही शख्स था जिसने गाया के साथ मिलकर हाथ मिला लिया था। अब इन स्क्रल्स की प्लानिंग ये थी कि ये यूएस मरीन में जाकर वहां के कमांडर का रूप बनाकर पहुंच जाएंगे और एक रशिया पर बड़ा मिसाइल हमला कर देंगे। इस काम के लिए 3 अलग अलग स्क्रल्स अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और अपनी अपनी बागडोर हाथ में ले लेते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में और वक्त दिखाया जाता है 1997। ये वो वक्त था जब निक फ्यूरी को अपना प्यार प्रिसिलिया मिली थी। होती तो ये भी स्क्रल ही है,
लेकिन इसने एक सुंदर दिखने वाली डॉक्टर का रूप ले लिया था। अब निक भैया को प्यार हो जाता है और इन दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद सीन अगेन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हम बूढ़े वाले निक फ्यूरी और प्रिसिलिया को देख पाते हैं। दोनों के ही बीच में आपस में बातें होती है कि जब प्रिसिलिया अकेली थी, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल तो ब्लिप में निकल चुके थे, इवन जब निक फ्यूरी वापस ब्लिप के बाद आए तो 2 सालों के लिए सेबर पर निकल गए, यानी कि उन्हें तो प्यार करने का कभी मौका मिला ही नहीं। और अब जब फाइनली वापस आए हैं तो एक जंग का आगाज लेकर, जिस पर निक फ्यूरी का कहना था कि ये जंग मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे लोगों ने ही छेड़ी है। इनके अंदर 2 गुट बढ़ चुके हैं, एक जो कि अच्छे वाले हैं और इंसानों के साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राविक है जो कि धरती पर रहने वाले सभी इंसानों को ही खत्म कर डालना चाहता है और अपनी खुद की नई नस्ल बनवाकर अपने रूप में यहाँ पर रहना चाहता है। आखिर प्रिसिलिया तुम्हें ही देख लो, तुम भी तो इंसानी रूप में रहकर मेरे साथ में अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही हो। लेकिन यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रिसिलिया भी ऑलरेडी ग्राविक से मिली हुई है और इस बात पर वो निक को कोई भी जवाब नहीं देती। ग्राविक जो कि इस वक्त अपने सीक्रेट सैटेलाइट एरिया में गाया के साथ बैठा था और उसका शक धीरे धीरे उसके ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि गाया कहीं ना कहीं अपने पिता टालोस से मिली हुई है। मगर गाया ये बात कहकर टाल देती है कि तुम्हारा शक मुझ पर गलत है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को CIA तक पहुंचा सकते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर हाँ, ग्राविक को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था कि गाया फ्यूचर में हमारे लिए एक मुसीबत की घंटी बन सकती है, क्योंकि गाया के कहने पर ग्राविक ने टालोस के साथ सिंगल 1-to-1 बैठकर बातचीत करने का सौदा मंजूर कर लिया था। इसके बाद वो शहर में निकलता है और ये और टालोस एक कैफे में बैठकर बातचीत करते हैं, जिसमें टालोस का कहना था कि देखो तुम भी स्क्रल हो, मैं भी स्क्रल हूँ, हम चाहे तो आपस में साठ-गांठ करके इसी धरती पर रह सकते हैं। आखिर तुम्हारे सर पर किस बात का भूत चढ़ा है कि तुम्हें अपने असली रूप में रहकर इंसानों को ही खत्म कर देना है? हम इंसानों की नेकी पर ही तो जीते आए हैं, आज तक उन्हीं ने ही तो हमें खाना, रहने के लिए घर और अच्छे दोस्त दिए हैं। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बीवी के कातिल हो और ऊपर से गाया तुम्हारे साथ काम कर रही है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। और इतना ही नहीं, गुस्से में आकर टालोस वहां पड़े फोक को ग्राविक के हाथ में दे मारता है। लेकिन यहाँ हम ग्राविक की पावर्स को देख पाते हैं, जो कि अपने हाथ की हीलिंग फैक्टर को दिखाता हुआ टालोस को घूरने लगता है, यानी कि उसके पास में अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं, या फिर एक तरीके से इन्हें सुपर स्क्रल्स भी कहा जा सकता है। अगर आप लोगों ने आयरन मैन 3 देखी होगी तो उसमें भी ऐसी ही कुछ पावर्स टोनी स्टार्क के विलन के पास थी, यानी कि चोट लगने पर घाव जल्दी भर जाया करते थे। और अब इसी बायोमैकेनिकल पावर का इस्तेमाल स्क्रल्स करने वाले थे इंसानों के खिलाफ। और इनका अगला प्लान था US मरीन के अंदर जो ऑलरेडी इनके स्क्रल्स पहुंच चुके हैं, उनके थ्रू एक बड़ी सी मिसाइल रशिया पर छोड़ दी जाए। हालांकि गाया अब अपने पिता टालोस के साथ मिल चुकी थी, तो वो ऑलरेडी अपने पिता को रात वाले कोऑर्डिनेट्स दे डालती है। ये बात अब निक फ्यूरी तक भी पहुंच चुकी थी कि रात में स्क्रल्स रशिया पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, लेकिन अब वो अकेला इसे रोके तो कैसे, इसलिए वो टालोस के पास जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है, जिस पर टालोस कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि टालोस मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। हालांकि निक को बोलने का मन तो नहीं था, मगर निक फ्यूरी को न चाहते हुए भी ये सब कुछ बोलना पड़ता है। मीनवाइल हम सोनिया को देख पाते हैं, जिसने अपने घर में रुके उस एंशिएंट आउल को ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी के पास में उसकी सारी छिपी हुई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी। निक उसे कॉल करता है और बताता है कि आज रात को रशिया पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, जो कि कॉमोडोर करने वाला है, मगर मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। सोनिया कहती है कि तुम तो ऑलरेडी मेरे दुश्मन बने फिर रहे हो और मेरी इन्फॉर्मेशन स्क्रल्स तक पहुंचा रहे हो। हम इंसानों के दुश्मन स्क्रल्स है, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जिस पर निक उसे समझाता है कि देखो सारे स्क्रल्स एक जैसे नहीं है, कुछ हमारे साथ हैं तो कुछ हमारे खिलाफ हैं। अगर तुम आज रात के लिए मुझे कॉमोडोर का एड्रेस बता दोगी तो रशिया पर होने वाला हमला थम सकता है। सोनिया उसकी बात मानकर उसे कॉमोडोर का एड्रेस दे डालती है और रात होते ही निक फ्यूरी और इसी के साथ टालोस पहुंच जाते हैं कॉमोडोर के घर। वहां पर कुछ गार्ड्स के साथ में इनकी हाथापाई भी होती है, जिसमें टालोस अपनी होशियारी मारते हुए कहता है कि इन सबको तो मैं अकेला देख लूंगा, तुम बस नीचे से मुझ पर नजर रखना। थोड़ी देर बाद में टालोस का कॉल आता है निक फ्यूरी को और वो कहता है कि मैंने कॉमोडोर को अपने शिकंजे में फंसा लिया है, अब बस ऊपर आकर इससे पासवर्ड निकलवाना है, हॉल के लास्ट सेकंड रूम में आ जाना। मगर निक फ्यूरी ये बात जान चुका था कि टालोस हमेशा मुझे फ्यूरी कहता है, ना कि निक। इसका मतलब है कि असली वाला टालोस किसी परेशानी में है और वो भागकर जाकर सबसे पहले कॉमोडोर के बेटे को अपने शिकंजे में ले लेता है, ताकि टालोस के बदले उसके बेटे की डील कर सके। और अच्छी बात यह है कि इसमें वो कामयाब भी हो जाता है और ये लोग कैसे भी करके कॉमोडोर से US मरीन में बैठे एजेंट से कांटेक्ट कर लेते हैं। मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, उस मिसाइल का लॉन्च रुकवाने के लिए मिशन अबॉर्ट कोड की नीड भी थी। अभी कोड तो इनके पास में था नहीं और कॉमोडोर बताने के लिए भी तैयार नहीं था। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि लॉन्च में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, रशिया तबाह होने वाला था और ऊपर से ये दोनों कुछ भी नहीं
नहीं कर पा रहे थे। तभी टालॉस को याद आता है कि कॉमोडोर की असली बॉडी ग्राविक की सीक्रेट लोकेशन पर पड़ी होगी, क्यों ना मैं डायरेक्ट गाया से बात करूं और कॉमोडोर की बॉडी में से मेमोरी स्कैन करवा के उस कोड को निकलवा के इस लॉन्च को रुकवा दूं। और ऐसा ही होता है। फटाफट से टालॉस गाया को कॉल लगाता है और गाया जाकर सीक्रेटली कॉमोडोर की ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी को स्कैन करके उस कोड को बता देती है टालॉस को, और एंड मोमेंट पर जो लॉन्च होने वाला था रशिया पर वो रुक जाता है, यानी कि एक बड़ी तबाही थम जाती है। हालांकि उस वक्त गाया को वहां पर एक डॉक्टर की बॉडी भी दिखाई पड़ती है जो कि बायोकेमिकल डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन गाया जानती थी कि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो ग्राविक और उसके लोग किसी भी वक्त आकर उसे मार सकते हैं, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर वहां से भागना ही सही समझती है। लेकिन रास्ते में उसे ग्राविक मिल जाता है और उसे वो वहीं शूट कर देता है और कहानी की लीड कैरेक्टर गाया मारी जाती है। इस कहानी की एंड में हम प्रिसिलिया को देख पाते हैं जिसने इतना वक्त निक फ्यूरी के साथ एक हमसफर की तरह बिताया था, मगर ग्राविक के कहने पर वो अपनी तिजोरी से एक बंदूक निकाल ले आती है ताकि अगले दिन निक फ्यूरी का काम खत्म कर सके। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका 4th एपिसोड में जल्द ही लेकर आने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज हम इसके सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम घायल पड़ी, एक्चुअली देखा जाए तो मरी हुई गाया को देख पाते हैं जिसे कि अभी अभी ग्राविक ने मारा था। मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि थोड़ी ही देर में उसका घाव भर जाता है और वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ में उसकी बैक स्टोरी मालूम चलती है कि जब गाया ने उस कॉमोडोर की सारी मेमोरीज को स्कैन करते वक्त रशिया में होने वाले बम धमाकों को रुकवाया था, तो उसने डॉक्टर की बॉडी भी देखी थी जो कि उन बायोकेमिकल वेपन्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर गाया ने फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी को भी स्कैन करके कैसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक सुपर स्क्रल बनाया जाए, ये सारी की सारी जानकारी निकाल ली थी। और यही रीजन था कि जब ग्राविक ने उसे गोली मारी तो थोड़ी देर बाद में वो भी फिर से उठ खड़ी हुई। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और वक्त दिखाया जाता है 1999 और प्लेस होता है पेरिस। यहाँ पर निक और इसी के साथ प्रिसिलिया को देख पाते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या सचमुच इंसानों का स्क्रल्स के साथ मिलजुल कर रहना कामयाब हो भी पाएगा या नहीं, जिस पर प्रिसिलिया का कहना था कि जैसे आप लोग हो वैसे ही हम भी हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मगर खुश नसीबी है कि हमें आपके जैसा प्लेनेट मिला, और ऊपर से आप जैसे लोग। निक फ्यूरी को प्रिसिलिया की यही बातें भा जाती है और यहीं से इन दोनों की मतलब ऑलमोस्ट शादी की शुरुआत होती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ प्रिसिलिया मिलने जाती है जेम्स रोडी से, और यहाँ इन दोनों के बीच की एक कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पर रोडी प्रिसिलिया से ये कहता है कि मैंने अब निक फ्यूरी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है, यानी कि अब वो बीइंग अफसर कोई भी अपने एक्शंस नहीं ले सकता, उसका कोई भी आदेश माना नहीं जाएगा। प्रिसिलिया को उससे कहना था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड थे, जिस पर रोडी का कहना था कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज ने मुझ पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है और बेहतर यही रहेगा कि हम उसे रास्ते से हटा दें, उसके लिए तुम ही एक सबसे खास और छुपी हुई जासूस की तरह हमारा काम कर सकती हो, तुम्हें जाकर निक फ्यूरी को मारना होगा। अब यहाँ पर निक इन दोनों की ही बातें सुन रहा था, और एक शातिर एजेंट वही होता है जो कि अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखे। तो निक फ्यूरी को सारी बातें मालूम चल जाती है कि प्रिसिलिया कैसे भी करके उसे मारना चाहती है। इस बात से हालांकि वो थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन वो प्रिसिलिया से एक बार 1-to-1 बैठकर बात करना चाहता था। यहाँ हम टालॉस और गाया को देख पाते हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन में हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि गाया हालांकि ग्राविक का साथ न देकर अपने पिता के साथ मिल तो चुकी है, बट स्टिल शी इज नॉट हैप्पी विथ हिज फादर। गाया का अपने पिता से पूछना था कि आखिर आपका प्लान क्या है, जिस पर टालॉस बताता है कि देखो इंसानों और स्क्रल्स के बीच आज नहीं तो कल एक बड़ी जंग होने ही वाली है, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दोगी और ग्राविक को हराने में हमारी मदद करोगी तो हम आगे चलकर प्रेसिडेंट को ये बात कह सकते हैं कि हमने आपके इंसानों को एक बड़ी जंग या फिर कह सकते हैं कि एक बड़े हमले से बचा लिया, और इसके बदले में मैं उनसे अपने 10 लाख स्क्रल्स को रहने के लिए एक सेपरेट प्लेस और रहने के लिए छत दिलवा सकता हूँ। मगर गाया का कहना था कि क्या आप नहीं चाहते कि हम हमारे असली रूप में रहें? ना ही आप पहले मेरे दिल की बातों को समझ पाए थे और ना ही आज समझ पाए हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर गाया वहां से निकल जाती है। इस वक्त घर पर प्रिसिलिया आ चुकी थी, वो अपनी रिंग को देखती है जो कि निक ने अभी नहीं पहनी थी। वहीं हम निक फ्यूरी को भी देखते हैं जो कि प्रिसिलिया को कॉफी ऑफर करता है। दोनों ही इस बात को जानते थे कि अब कोई न कोई बड़ी अनहोनी तो होने ही वाली है। खैर दोनों ने इतना वक्त जो साथ में बताया था तो दोनों ही ट्रांसपेरेंटली अपनी अपनी गन्स को टेबल पर रख देते हैं। जहाँ निक का कहना था कि देखो मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की है और उसमें से तुम भी एक बहुत बड़ी गलती हो, आखिर क्यों तुम मेरी लाइफ में? जहाँ पर प्रिसिलिया बताती है कि देखो मुझे
मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। शुरुआती दौर में जब मैं एक स्क्रल थी और मैं इधर उधर ढूंढ रही थी किसी एक अच्छे इंसान का रूप बनाने के लिए, तो मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। वो दिखने में काफी सुंदर थी और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगा। मुझे पता चला कि उस डॉक्टर को भी कैंसर है और वो थोड़े ही दिनों में मरने वाली है। तो मरते वक्त मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि क्या अगर तुम चाहो तो तुम्हारा कोई रूप किसी से प्यार कर सकता है। तो उस डॉक्टर ने मरने से पहले उसे 3 शर्तें दी। पहली शर्त ये थी कि मरने के बाद मुझे गहरे समुद्र में कहीं दफना दिया जाए ताकि कोई भी मुझे ढूंढ ना सके, इसीलिए उसकी बात मान जाती है। दूसरी शर्त ये थी कि उसके माँ बाप का ख्याल वैसे ही रखा जाए जैसे कि कभी वो रखती। तो इस स्क्रल ने वो भी बात मान ली। और थर्ड बात ये थी कि जिससे भी वो प्यार करे हमेशा उसका ख्याल रखे। मगर आज प्रिसिलिया निक से माफी मांगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गन तान कर शूट कर देते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। तभी 1 सेकंड के बाद हम लोगों को पता चलता है कि निक ने भी जानबूझकर मिसफायर किया, वहीं प्रिसिलिया ने भी अपनी गन से मिसफायर किया। यानी कि यहाँ हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि इन दोनों का प्यार आज भी ठीक वैसा ही है जैसा कभी पहले हुआ करता था। हालांकि एक पल के लिए निक की सांसें तो रुक चुकी थी, लेकिन इस हादसे के खत्म हो जाने के बाद में निक उसे कहता है कि मुझे करना क्या चाहिए, या तो तुम्हें डाइवोर्स दे देना चाहिए और या फिर अगेन तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। खैर तुम्हारी बंदूक से गोली चली है, यानी कि तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा कि उस गोली का क्या हुआ। जिस पर प्रिसिलिया कहती है कि मैं अपनी टीम को संभाल लूंगी। निक उसे कहता है कि देखो वो स्क्रल्स हैं, तुम्हें जानते हैं और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी पकड़कर जान से मार देंगे। जिस पर प्रिसिलिया कहती है कि देखो तुम अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं। इस बात को कहकर दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है एक स्क्रल पर जो कि नहा धोकर बाहर आती है। दिखने में तो फीमेल थी, लेकिन जिसका रूप बनाती है वो होता है जेम्स रोडी। यानी कि अब रोडी का असली शरीर भी हो सकता है कि सैटेलाइट वाले लोकेशन पर मौजूद हो और यहाँ उसके रूप में स्क्रल ने गवर्नमेंट की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी हो। इसी बीच यहाँ निक फ्यूरी पहुंच जाता है और कहता है कि जेम्स काफी टाइम हो गया, हमने साथ बैठकर ड्रिंक तो करी ही नहीं और आज तो मैं अपनी फेवरेट पैपी जिन पीने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि 2nd एपिसोड में निक जब एक बार में जाता है तो वहां अपनी फेवरेट ड्रिंक बर्बन विद बियर ऑर्डर करता है। अब अगर जेम्स उसका खास दोस्त है तो उसे तो ये बात मालूम ही होनी चाहिए थी, लेकिन निक इस बात को जान चुका था कि वो असली जेम्स रोडी नहीं है। रोडी उसे कहता है कि देखो वैसे तो हम पहले दोस्त थे, इसलिए दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक डील देना चाहता हूँ। कैसा हो कि तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं दूर चले जाओ और अपना मुंह उठाकर दोबारा कभी यहाँ जिंदगी में ना आओ। जिस पर निक का कहना था कि देखो मुझसे तो तुमने मेरे सारे ऑर्डर सारी की सारी पोजीशन ले ली है, मगर अगर तुम चाहो तो हम स्क्रल्स को साथ में रोक सकते हैं। इसके लिए मुझे तुम्हारे वॉर सूट की और तुम्हारी काबिलियत की हेल्प लगेगी। तो यहाँ रोडी का कहना था कि देखो मैं तो तुम्हें बस खाली एक हिदायत दे रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखो इस क्लिप में तुमने खुद मारिया हिल को जान से मारा है। निक कहता है कि तुम इस बात को जानते हो कि वो मैं नहीं वो ग्राविक है। जिस पर रोडी का कहना था कि देखो ये बात मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम पुलिस वालों और वकीलों को कैसे समझाओगे। अगर मेरी बात मानो तो कहीं दूर चले जाओ, इसके बदले मैं इस USB और इसी के साथ सारी इसकी कॉपीज को जलाकर फेंक दूंगा, तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। हालांकि निक इस वक्त उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि इन स्क्रल्स का अगला कदम क्या होने वाला है। इसलिए वो उसी ड्रिंक का एक छोटा सा सैंपल लेकर वहां से निकल जाता है। यानी कि अब ये छोटा सा सैंपल उस जेम्स रोडी का बीइंग ए ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करने वाला था। यहाँ से जेम्स सीधा पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास में, जो कि अपने कॉनवॉय में निकलने वाले थे। यहाँ पर जेम्स रोडी प्रेसिडेंट से कहता है कि सर रशिया में एक कहावत है, अगर कागज दिखे तो फाड़ दो और अगर लोहा दिखे तो पीछे हट जाओ। इस वक्त रशिया हमारे सामने कागज की तरह है और हमें उसे फाड़ देना चाहिए। किसी भी देश का प्रेसिडेंट डायरेक्ट किसी भी देश पर हमला करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों की जाने जाती है, बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं और ऊपर से तबाही का मंजर फैल जाता है। इसलिए वो रूडी को समझाते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, मुझे जो करना है मैं खुद से देख लूंगा। और जैसे ही उनका कॉनवॉय इन द सेंस की आगे चलती है पुलिस की गाड़ियां, फिर और थोड़ी सी सिक्योरिटी वाली गाड़ियां, फिर पीछे एक मेडिकल टीम और उसके पीछे एक बख्तरबंद टैंक, ताकि अगर प्रेसिडेंट पर कोई हमला हो तो उनकी पूरी टीम लड़ने के लिए तैयार रहे। गाड़ी में बैठते ही जेम्स रोडी वाला स्क्रल ग्राविक को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि प्रेसिडेंट 4th गाड़ी में बैठा हुआ है। और फिर होना क्या था, फिर शुरू होता है इस पूरी सीरीज का पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन, जहां पर लगने लगा था कि हाँ अब देख रहा हूँ कोई MCU की मूवी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चर्स चलते हैं, गाड़ियां इधर से उधर हिल जाती हैं, स्क्रल्स की टीम इंसानों को मारने के लिए आगे आ जाती है और जो सारे के सारे सोल्जर्स उन गाड़ियों के अंदर बंद थे वो अपनी गन्स को लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों ही टीम्स एक दूसरे पर हमला बोलने लगती है। वहीं दूसरी ओर से निक फ्यूरी और टालॉस भी पहुंच जाते हैं। अब देखा जाए तो ये दोनों भी मंझे हुए खिलाड़ी थे, तो ये भी उस जंग में शामिल हो जाते हैं और उन सभी का सामना करना शुरू करते हैं। मगर इन्हें क्या पता था कि अब इनका सामना किससे होने वाला है, और वो था सुपर स्क्रल ग्राविक, जिसके हाथ में ग्रूट जैसी
जैसी पावर आ चुकी थी, मतलब अपने टेंटिकल्स को लंबा कर सकता था और ऊपर से हल्क जैसा रीहीलिंग फैक्टर भी आ चुका था, यानी कि चोट लग जाने पर घाव हैंड टू हैंड भर जाया करता है। प्रेसिडेंट की गाड़ी पलट चुकी थी और वो बुलेट प्रूफ ग्लास था, यानी कि वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, उनकी शरीर से खून बह रहा था। इसलिए टालोस जाकर कांच को तोड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि दूसरी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, मगर ऐसा करते हुए उसे दूसरे स्क्रल्स देख लेते हैं और एक गोली मार देते हैं। अब स्क्रल्स को जैसी गोली लगती है या फिर कोई चोट लगती है तो वो अपने असली रूप में आने लगते हैं। तो यहाँ टालोस की आधी बॉडी स्क्रल और आधी बॉडी इंसानों जैसी दिख रही थी। तभी सैनिक जो कि इंसानी टीम में थे उन्हें ये लगने लगता है कि कोई स्क्रल आकर प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बल्कि उल्टा और उसमें 2-3 गोली ठोक देते हैं, जहां पर निक फ्यूरी आकर कहता है कि नहीं, ये हमारी टीम में है, इसे मत मारो। टालोस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कांच को तोड़कर प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए उसे निक की गाड़ी में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि एक यूएस सोल्जर टालोस को लेकर जाने लगता है। निक फ्यूरी समझ गया था कि ये कोई और नहीं है, ग्राविक है, लेकिन जब तक वो कोई एक्शन ले पाता तब तक ग्राविक ने टालोस के पेट में एक चाकू डाल दिया और उसे जान से मार दिया। एक बड़ी जंग का एक बड़ा सेनापति यहीं पर ढेर हो जाता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद इसका 5th एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 5th के बारे में आई होप आपने इसके पुराने एपिसोड्स देख लिए होंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एज यूजुअल हमेशा की तरह पुराना पहले थोड़ा सा ब्रीफ दिखाया जाता है कि कैसे स्क्रल्स ने यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला बोल दिया, और अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ निक फ्यूरी इस वक्त प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल ले आया था और कान में सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि रशिया पर हमला नहीं करना है, ये सारी साजिश स्क्रल्स की है, वो यूएस और रशिया को लड़वाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में उनके चले जाने पर खुद ही कुर्सी लगाकर बाहर बैठ जाते हैं कि देखते हैं किस में दम है, आ जाओ गोली से मार दूंगा। वही सीन शिफ्ट होता है ग्राविक पर, जो कि इस वक्त अपने ही लोगों पर गुस्सा हो रहा था। उसने पैगॉन को काम दिया था दी हार्वेस्ट लाने के लिए, तो पैगॉन कहता है कि उसे चुराना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि हम में से किसी को भी उसकी असली जगह के बारे में पता ही नहीं है। वो तुम ही थे जो कि निक फ्यूरी के सबसे करीब थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, तो फिर हम भी तुम पर क्यों करें। इस बात से ग्राविक को गुस्सा आ जाता है और वो पैगॉन को वहीं पर जान से मार डालता है, और ये सब कुछ वहां खड़े लोग यानी कि दूसरे स्क्रल्स भी देख रहे थे। जिसके बाद ग्राविक जेम्स रोडी को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें यूएस प्रेसिडेंट के पास जाना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि आपके ऊपर जो हमला हुआ उसमें रशियंस और स्क्रल्स मिले हुए थे, और जो स्क्रल ने आपके ऊपर हमला किया वो इस वक्त रशिया के एक स्क्रलोज नाम की जगह पर रह रहे हैं। जितना जल्दी हो सके वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए। जिस पर रोडी कहता है कि वहां पर स्क्रल्स के साथ साथ इंसान भी होंगे, और अगर एक बार रशिया पर बॉम्ब गिर गया तो 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्या तुम यही चाहते हो। जिस पर ग्राविक कहता है कि देखो, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अगर इस बड़ी जंग में जीतना है तो छोटी मोटी कुर्बानियों के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसके बाद रोडी पहुंच जाता है सीधा हॉस्पिटल। यहाँ निक फ्यूरी उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें प्रेसिडेंट के आसपास फटकने भी नहीं दूंगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस पर रोडी कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो सिर्फ 60 सेकंड्स में तुम्हारी मारिया हिल को जान से मारने वाली फुटेज लीक हो जाएगी, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से किसी भी वक्त CIA तुम्हें ढूंढ कर जान से मार देगी। तो बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अब क्योंकि सारी सिक्योरिटी को लग रहा था कि जेम्स रोडी असली वाला रोडी है, इसलिए वो उसकी ही बात मानते हैं और निक फ्यूरी को वहां से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ता है। यहाँ सोनिया पहुंच जाती है अपने सीनियर के पास में, क्योंकि सोनिया को मालूम चल चुका था कि उसका सीनियर भी और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल ही है, और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके हाथ में गोली मार देती है और ग्राविक का असली लोकेशन निकलवाने के बारे में कहती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है सैटेलाइट वाली लोकेशन पर, जहां और भी कई सारे स्क्रल्स मौजूद थे। अब क्योंकि सुबह उसने पैगॉन को जान से मारा था और अब तो वहां के ही स्क्रल्स में बगावत जाग चुकी थी, तो देखते ही देखते बेटो और उसके साथ कुछ और स्क्रल्स मिलकर ग्राविक पर हमला बोल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि ग्राविक के पास में बायोमैकेनिकल सुपर पावर्स थी, जिनके अंदर ग्रूट यानी कि फ्लोरा कोलोसिस का DNA और ऊपर से कल ऑब्सीडियन का भी DNA मिक्स था, तो यहाँ ग्राविक उन सभी को जान से मार देता है और उनसे जीत भी जाता है। निक फ्यूरी जानता था कि किसी भी वक्त ग्राविक उसे मारने के लिए आने ही वाला है, इसलिए वो अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है और हम यहाँ पर गाया को भी देख पाते हैं। निक गाया को बताता है कि तुम्हारे पिता टालोस की ग्राविक ने हत्या कर दी है, उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए प्रिसिलिया तुम्हारी मदद करेगी। जिस पर गाया बताती है कि अब ग्राविक एक बहुत ही बड़ा प्लान खेलने वाला है, वो किसी चीज को चुराने की बात कर रहा था। तो निक पूछता है कि वो क्या चीज थी, जिसमें गाया बताती है कि वो द हार्वेस्ट का जिक्र कर रहा था। इस शब्द को सुनते ही
निक समझ गए थे कि अब बड़ी जंग शुरू होने वाली है, इसलिए वो जल्द से जल्द गाया को प्रिसिलिया के पास भेज देते हैं और दी हार्वेस्ट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। मीनवाइल सोनिया पहुंचती है उन दोनों डॉक्टर्स के पास में, यानी कि डलोरस और पीटर के पास में, जिन्होंने ग्राविक की मदद करी थी उस बायोमैकेनिकल मशीन को बनाने में, जिसकी मदद से कोई भी स्क्रल एक सुपर स्क्रल बन सकता था। हालांकि डेलोरेस सोनिया को सारी सच्चाइयां बता देती है, मगर पीटर ग्राविक के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, इसलिए वक्त रहते सोनिया उसे वहीं पर जान से मार डालती है। मीनवाइल गाया निक के घर प्रिसिलिया के पास पहुंच चुकी होती है। इसी बीच रोडी पहुंच चुका होता है प्रेसिडेंट के पास में और बताता है कि हम पर रशिया ने हमला किया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें रशिया के ऊपर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। और अब तो हमारे पास उन स्क्रल्स की सीक्रेट लोकेशन यानी कि स्क्रलॉस का भी पता चल चुका है, तो हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ निक महाराज निकले हुए थे दी हार्वेस्ट को बचाने के लिए, और हो ना हो यहाँ पर उनका भाई उनकी इस काम में मदद करता है और एक चार्टेड प्लेन में यूएस से फिनलैंड तक जाने का जुगाड़ करता है। इसी बीच प्रिसिलिया की मदद से गाया अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पाती है। अब जैसे कि हमारे भी गायत्री मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो उनकी स्क्रल भाषा में भी कुछ मंत्र वगैरह बोलकर टालोस को आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है। मानना पड़ेगा खाली 35 मिनट का एपिसोड था, लेकिन चीजें इतनी सारी दिखा दी जैसे कि कोई 3 घंटे की मूवी देख रहा हूँ। यहाँ गाया का प्रिसिलिया से पूछना था कि आखिर आप यहाँ पर क्यों रहना चाहती हैं, क्योंकि ग्राविक तो अपने लोगों को यहाँ भिजवाकर आपको जान से मारना चाहता है। जिस पर प्रिसिलिया बताती है कि जब मैं पहली बार इस घर में आई तो मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया, और वैसे भी यहाँ पर वो तीनों चीजें हैं जिसकी मुझे और निक को जरूरत थी। पहली चीज खुली ताजी हवा, सिक्योरिटी और दूसरों से बचकर रहने के लिए एक शांत प्लेस। इतनी ही बात चल रही थी और तभी वहां पर ग्राविक के लोग पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी सुपर स्क्रल बनी गाया और ऊपर से प्रिसिलिया मिलकर उन सभी का सामना करते हैं और बहुत ही प्यारा शूट आउट था। अब लगने लगा था कि हाँ सचमुच कोई मार्वल की सीरीज देखी जा रही है। खैर फाइट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं कंक्लूजन पर। ये दोनों मिलकर उन सभी का सफाया कर देते हैं। इसी बीच निक फ्यूरी मिशन इम्पॉसिबल के ईथन हंट बनकर चेहरे पर नकाब लगाकर फिनलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और वहां उन्हें मिलती है सोनिया, जिसके बाद ये फिनलैंड के मेन एयरपोर्ट से 294 किलोमीटर यानी कि 294 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। वहां पर दी निकोलस फ्यूरी की एक कब्र थी और वहां पर फूंक के माध्यम से यानी कि फूंक के थ्रू कब्र में से दी हार्वेस्ट की बोतल निकलती है। अब यहाँ पर मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब थैनोस ने धरती पर आकर कोहराम मचा दिया था तो सारे के सारे एवेंजर्स ने मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसमें हर किसी का खून भी बहा था। तो उस वक्त निक फ्यूरी और ग्राविक दोनों ने मिलकर उनके खून का डीएनए सैंपल्स एक कर लिया, जिसे नाम दिया गया दी हार्वेस्ट। फॉर द मोमेंट ग्राविक के शरीर के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसके अंदर कल ऑब्सीडियन और फ्लोरा कोलोसिस मिक्स है, फ्लोरा कोलोसिस यानी कि ग्रूट। और अब अगर उसे दी हार्वेस्ट मिल गया तो ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स की पावर उस अकेले में आ जाएगी। सोनिया कहती है कि आखिर तुम अपने खास दोस्तों को बुलाते क्यों नहीं हो, जिस पर निक कहता है कि हर वक्त दुनिया को बचाने के लिए उनकी मदद मांगना और फिर उनके सहारे बैठे रहना कि अगर वो जीत गए तो दुनिया बचेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मगर इस बार ये लड़ाई उनकी नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं खत्म करके रहूंगा। वहीं एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी और वहां पर भी काफी सारे चेंबर्स थे जो कि निक फ्यूरी की आई रेटिना से खुलते थे, जहां पर निक का नया जैकेट, न्यू गन्स, आंख पर लगाने वाली पट्टी और जंग को जीतने का कॉन्फिडेंस मौजूद था। और इसी के साथ निक फ्यूरी तैयार था इस जंग को लड़ने के लिए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीक्रेट इन्विजन, आज हम इसके फिनाले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई एम सॉरी लेट हो चुका हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब थी, बट स्टिल जैसे भी आवाज है काम चला लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। पहले हल्का फुल्का ब्रीफ दे देता हूँ ताकि पिछले 5 एपिसोड में क्या हुआ आपको मालूम चल जाए। ग्राविक जो कि एक सुपर स्क्रल बन चुका है, इंसानों को खत्म करके अब इस दुनिया पर सारे के सारे स्क्रल्स को बसाना चाहता है, और इस काम में उसके लिए चाहिए था उसे हार्वेस्ट, जो कि अब निक फ्यूरी के पास में था। अब कहीं स्क्रल्स की बातों में आकर यूएस प्रेसिडेंट रशिया पर बॉम्ब न गिरा दे, इसी वजह से निक फ्यूरी को ग्राविक के पास में उस हार्वेस्ट को लेकर जाना होता है और यहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है। वेल, जाने से पहले वो अपनी वाइफ यानी कि प्रिसिलिया से मिलने के लिए जाता है। इसका स्क्रल नेम है वारा। आई मीन दोनों की ही फोन पर बातचीत होती है। वारा अगेन अपने घर में होती है, जहाँ पर ग्राविक के भेजे गए स्क्रल्स की वजह से पूरा घर तहस नहस हो चुका था। लेकिन निक फ्यूरी इस बात को जानकर खुश था कि फाइनली उसकी बीवी मारी नहीं गई, वो जिंदा है और घर अभी तक उनका बचा हुआ है। लेकिन वारा को जिस बात का डर था, यानी कि अब 1-to-1 कॉम्बैट होने वाला है इन बिटवीन निक फ्यूरी एंड ग्राविक, तो वो होने जा रहा था। दोनों का आखिरी सलाम नमस्ते होता है और यहाँ से स्टोरी थोड़ी दमदार होने वाली है। न्यूक्लियर
न्यूक्लियर रिएक्टिंग एरिया में पहुंच चुकी थी निक फ्यूरी की गाड़ी। वहां पर जो स्क्रल्स जो कि ह्यूमन फॉर्म में थे वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ये निक फ्यूरी की एक चाल थी और फिर अपनी गन निकालकर वो उन दोनों को शूट कर देते हैं, जिसके बाद में इंट्रो आता है जो कि हम ऑलवेज स्किप कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट की तरफ, जहां अगेन स्क्रल वाली जेम्स रोडी जो कि बार बार प्रेसिडेंट से सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए सर, रशिया के अंदर अब जो स्क्रल्स हैं वो भी मिले हुए हैं, अब तो उन पर हमला करना बनता ही है, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, जल्दी हमला नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती हैं। इन बिटवीन निक फ्यूरी पहुंच चुका था उसी प्लेस पर जहां ग्राविक उसका इंतजार कर रहा था। इस वक्त तक ऑलरेडी ग्राविक ने वहां पर मौजूद सारे के सारे स्क्रल्स को मार दिया था, मतलब जो कि बागी हो चुके थे, उसके खिलाफ जा चुके थे, और वो अकेला बैठकर सिर्फ निक फ्यूरी का ही इंतजार कर रहा था। वहां पर हम निक की हालत को देख पाते हैं जो कि या तो बुढ़ापे की वजह से या फिर न्यूक्लियर एरिया की वजह से उसकी बॉडी को थोड़ा डिम करता जा रहा था। वो जेब में से एक छोटी सी डिबिया निकालकर कुछ कैप्सूल्स खाने की कोशिश भी करता है, मगर हाथ पैर इतने ज्यादा वाइब्रेट कर रहे थे कि गोलियां सारी नीचे गिर जाती है। इवन ग्राविक भी अब निक फ्यूरी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन होती है कि आखिर क्यों ग्राविक मजबूर हुआ इंसानों को मारकर स्क्रल्स के लिए एक खुद की दुनिया बसाने के लिए। तो शुरुआती दौर में जब निक फ्यूरी टालोस के साथ हाथ मिला चुके थे और एक जगह ढूंढ रहे थे, एक प्लेनेट ढूंढ रहे थे कैरल डैनवर्स यानी कि अपनी कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर, तो इस बीच बड़ी मुसीबतें आई, काफी लोगों की जानें भी लेनी पड़ी। तो ग्राविक ने बीइंग अ किलर बनकर, मतलब निक फ्यूरी का एक किलर बनकर लोगों की जानें ली। इनफैक्ट वो जो पहला शख्स जिसे ग्राविक ने मारा आज उसी का ही चेहरा लेकर वो घूम रहा है, लेकिन ऑर्डर्स दिए थे निक फ्यूरी ने। हालांकि मार्वल की ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन को सुनकर मैं थोड़ा बोर फील करने लगता हूँ, लेकिन हाँ, ये सब कुछ जिस फ्लो में चल रहा था, ऊपर से दी एक्टिंग ऑफ ग्राविक, वो सचमुच काबिले तारीफ थी। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बहस होती है। एट द एंड निक फ्यूरी का ग्राविक से कहना था कि देखो, मैं तुम्हें हार्वेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम ये धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर जाकर बस जाओ। अब यहाँ कहानी में दो सीन्स पैरेलल चल रहे होते हैं। एक सीन जहाँ पर सोनिया को पता चल चुका था कि जेम्स रोडी एक स्क्रल है और वो प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता है, इसलिए वो पहले पहुंचकर अपने सैनिकों के साथ जेम्स रोडी को बंदी बना लेती है। वहीं दूसरी ओर निक फ्यूरी हार्वेस्ट को ग्राविक के हाथों में दे देता है। तो सबसे पहले ग्राविक उस हार्वेस्ट को चेक करता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन्स का डीएनए भी कह सकते हैं, जो कि इस हार्वेस्ट में मिला होता है। सुपर हीरोज यानी कि एवेंजर्स, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सुपर विलन्स की अगर बात करी जाए तो उनमें थेनोस भी है, कल ऑब्सीडियन भी है, जाइंट फ्रॉस्ट भी है, अबोमिनेशन, घोस्ट, थॉर मिया का बेस्ट फ्रेंड कॉर्ग भी था। पावर्स मिलने के बाद में सबसे पहले रास्ते से जो कांटा हटाना था वो था निक फ्यूरी। लेकिन यहाँ पर हो जाता है इस पूरी सीरीज का सबसे बेस्ट सीन, जहां हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी, जो कि निक की सारी यादें, सारी मेमोरी और इनफैक्ट उसका रूप बनाकर पहुंच चुकी थी ग्राविक से डील करने के लिए। और जैसा कि वो बायोमैकेनिकल मशीन बनाई ही स्क्रल के ऊपर काम करने के लिए थी, तो जैसे ही पावर्स मिली ग्राविक को, तो सेम टू सेम पावर्स मिल गई गाया को भी। और फिर होता है धमाधम फाइट का सीन शुरू। दोनों के पास में ऑलमोस्ट 20 स्पीशीज की पावर्स होती है, तो हर कोई अपने हाथ पैर टांगों को अलग अलग स्पीशीज में बदल कर फाइट करने लगता है। कभी हल्क की लात, तो कभी ग्रूट का मुक्का, तो कभी कॉर्ग का हथौड़ा, तो कभी फ्रॉस्ट जाइंट की तलवार, और थॉर की बिजली यानी कि गॉड ऑफ थंडर को कैसे बोल सकते हैं। एट द एंड इन्होंने थोड़ी हैरी पॉटर वाली, जैसे कि हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट की एंड में जो फाइट हुई थी, मतलब आसमान में उड़ते हुए, तो वैसी कुछ थोड़ी सी फाइट होती है। अब जाहिर सी बात है सुपर हीरो जीतेगा, तो यहाँ पर कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल की पावर यूज करके वो उसमें एक सुपर बीम चला देती है और ग्राविक की वहीं पर डेथ हो जाती है। और जो असली निक फ्यूरी था वो पहुंच चुका था प्रेसिडेंट के पास में और खुद जेम्स रोडी को गोली मार देता है, ताकि ये पता चलता है कि वो भी एक स्क्रल था जो कि प्रेसिडेंट को भड़का रहा था। अब इस 35 मिनट की सीरीज में इतना कुछ दिखा दिया गया था कि सब कुछ जल्दी में समराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक एक लाइन में सारी चीजें क्लियर करता जाता हूँ। नंबर 1, गाया बन चुकी थी अब स्क्रल्स की लीडर। नंबर 2, उसने जितनी भी हाई अथॉरिटीज थी, यानी कि जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए जितने भी नेता, साइंटिस्ट या फिर कोई आर्मी से थे, उन्हें कॉन्शियस माइंड में लाकर उनकी जानें बचाई। नंबर 3, प्रेसिडेंट को गुस्सा आ चुका था और इनफैक्ट वो एक ऐसी स्पीच दे डालते हैं जहां पर इस दुनिया में मौजूद सभी स्क्रल्स को खत्म करने के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे। तो जाहिर सी बात है अब लोग एक एक करके सभी स्क्रल्स को ढूंढने के चक्कर में कभी कभी तो मासूमों की जान भी ले लेते हैं। तो यहाँ से आता है नंबर 4th पॉइंट, जहां पर सोनिया आकर गाया से डील करती है कि देखो, तुम मेरे लोगों को बचाओ, मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊंगी, और हम निक और टालोस की जैसे आपस में कोई भी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो मेरे साथ हाथ मिला लो। और 5th पॉइंट, जहां पर हम बहुत सारे इंसानों को डीप स्लीप में देख पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज को स्क्रल अपने रूप में यूज करके दुनिया में घूम रहे थे। और फाइनल पॉइंट आता है 6th, जहां पर यानी कि ऑलमोस्ट 6th एपिसोड है, तो हमारे निक फ्यूरी जी वापस से अपना काम
काम करके सेबर में जाने वाले थे, लेकिन उनसे आखिरी बार मुलाकात करने के लिए वारा यानी कि प्रिसिलिया वहां पर पहुंचती है। धरती पर अब वैसे भी उसका कोई काम नहीं था और दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और इवेंचुअली यहाँ पर जो हर बार वारा उससे पूछा करती थी कि निक अगर मैं अपने असली रूप में होती तो क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करते, तो वो चीज दिखाते हुए निक उसे किस भी करता है और ये दोनों खुशी खुशी सेबर में निकल जाते हैं। अब वैसे ये सीरीज तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, बट मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ क्योंकि मार्वल जो एक सुपर हीरोज की एक जो कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे खोती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आयरन मैन अब बेटी आ चुकी है यानी कि फीमेल, थॉर अब वो एक नई बेटी आ चुकी है वो भी फीमेल, ब्लैक पैंथर शूरी आ चुकी है अगेन फीमेल, हल्क के पास में अब शी हल्क है, ऊपर से अब 2 और नई फीमेल ऐड हो चुकी है, एक तो अपनी गाया और एक मिस मार्वल वाली वो कंगन वाली हीरोइन। कंपैरिजन किया जाए तो सुपर पावर्स भले इनमें ज्यादा है, लेकिन एक जो फील आता था उन पुरानी मूवीज को देख करके वो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। खैर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट लोकी का सीजन 2 आने वाला है तो उस पर भी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, थैंक यू सो मच क्योंकि इस बेकार आवाज के साथ मुझे बेयर करने के लिए कोशिश मेरी पूरी थी। तबीयत थोड़ी सी खराब है, आवाज में पता लग ही रहा होगा, लेकिन हाँ थैंक यू अगेन। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।